घर का दरवाज़ा खोलते ही मैंने घर को ऐसे देखा जैसे किसी खाली डिब्बे के ढक्कन को खोलकर अंदर झांक रहा हूँ। अगर खालीपन भी कोई चीज़ थी तो उसी से घर ठसाठस भरा था। इसके अलावा कुछ नहीं था। घर के अंदर मैं उसी तरह आया जैसे एक उपराहा खालीपन और आया है। नौकर की कमीज़ एक सांचा था जिससे आदर्श नौकरों की पहचान होती थी। सुबह अलार्म बजता है, आप उठते हैं, किसी तरह 10-15 तक ऑफिस पहुंचते हैं, लैपटॉप खोलते हैं, कुछ देर बाद मीटिंग हॉल में जाते हैं। बॉस के मैसेज पर श्योर सर लिखते हैं। मीटिंग में जिस आइडिया को आप प्राइवेटली बेकार बता चुके हैं उसी पर पब्लिकली बोलते हैं दैट मेक्स सेंस। शाम को घर आते हैं और सोचते हैं कि आज पूरा दिन काम किया लेकिन अपने लिए क्या किया। अगर ये सवाल आपको अनकंफर्टेबल करता है तो विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास नौकर की कमीज शायद आपके लिए 1979 में ही लिख दिया गया था। नौकर की कमीज आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये सिर्फ एक सरकारी बाबू की कहानी नहीं है, ये उस पूरे निम्न मध्य वर्ग की कहानी है जो नौकरी, सैलरी, अफसर, घर और सामाजिक हैसियत के बीच फंसा हुआ है। बुक इट के इस एपिसोड में आज हम झांकेंगे एक कमीज में जो उस व्यवस्था का प्रतीक बन जाती है जो इंसान की पहचान छीनकर उसे एक भूमिका में फिट कर देती है। साथ ही जानेंगे कि क्या सरकारी नौकरी करने वाला बाबू सच में स्वतंत्र है या वो भी एक अलग तरह का नौकर ही है। कहानी का नायक संतू बाबू, शायद आप, मैं और तमाम 9 to 5 करने वाले लोग। एक मामूली नौकरी पेशा आदमी है। तनख्वाह बहुत बड़ी नहीं है, इच्छाएं बहुत बड़ी नहीं है और जिंदगी भी किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्बिशन से भरी हुई नहीं है। उन्हें बस ठीक से जीना है। लेकिन मिडिल क्लास के लिए शायद यही सबसे महंगा सपना होता है। घर की परेशानी अलग है, मकान मालिक का दबाव अलग है, महंगाई अलग है, परिवार की जिम्मेदारियां अलग है और दफ्तर में साहब अलग है। संतू बाबू जिस व्यवस्था में काम करते हैं उसमें नौकरी करने का मतलब केवल अपना असाइंड काम करना नहीं है। कर्मचारी और नौकर के बीच की बाउंड्री इतनी पतली है कि कभी कभी मिट सकती है। यही उपन्यास में आती है नौकर की कमीज, शायद वही कमीज जो शायद आपने या मैंने पहन रखी है। उपन्यास के बारे में डॉक्टर रामचंद्र तिवारी लिखते हैं कि कुल घटना घर से दफ्तर जाने और दफ्तर से घर आने तक सीमित है। संतू बाबू के साहब ने अपने घरेलू नौकर के लिए एक कमीज बनवा रखी थी। कहानी में नौकर गायब हो जाता है और परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि वही कमीज संतू बाबू को पहनाई जाने लगती है। ये इस पूरे उपन्यास का सबसे पावरफुल मेटाफर है। विनोद कुमार शुक्ल ने इस उपन्यास में यानी लेखक आज़ादी के बाद के भारतीय नौकरशाही में मौजूद गुलामी की मानसिकता की गहरी पड़ताल की है। ऐसा करते हुए वे निम्न मध्य वर्गीय जीवन की संवेदनाओं और अनुभवों को बहुत भीतर से समझने की कोशिश करते हैं। कमीज सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये एक रोल है, एक ऐसा रोल जिसमें व्यवस्था चाहती है कि आप फिट हो जाएं, कैसे भी करके वो आप तय करें। आपकी क्वालिफिकेशंस कुछ भी हों, डेजिग्नेशन कुछ भी हो, सेल्फ रिस्पेक्ट कुछ भी हो, लेकिन हायरार्की में आपके ऊपर बैठा आदमी अगर आपको नौकर की तरह देखता है तो धीरे धीरे व्यवस्था आपके लिए भी वही कमीज सिलना शुरू कर देती है। और डरावना हिस्सा यह है कि वो कमीज अक्सर आपके नाप की ही निकलती है। आज की भाषा में कहें तो ये कॉर्पोरेट पीपल प्लीजिंग की कहानी है। आज शायद कोई मैनेजर आपको अपने घर की घास उखाड़ने के लिए नहीं बुलाएगा, लेकिन वो शुक्रवार की शाम 6:45 पर मैसेज जरूर कर सकता है, नीड दिस ईओडी। और आप जानते हैं कि ईओडी का मतलब अब आपके लिए रात के 11 बजे है। बॉस का जोक फनी नहीं है, फिर भी ग्रुप में इमोजी भेजना है। क्लाइंट गलत है, लेकिन मेल में लिखना है वी कंप्लीटली अंडरस्टैंड योर कंसर्न। मैनेजर प्रेजेंटेशन का क्रेडिट ले जाए तब भी कहना है ग्रेट टीम वर्क। प्रमोशन चाहिए तो परफॉर्मेंस के साथ विजिबिलिटी भी चाहिए। विजिबिलिटी चाहिए तो सही लोगों के साथ कॉफ़ी चाहिए और कॉफ़ी चाहिए तो थोड़ी नेटवर्किंग भी चाहिए। यही नौकर की कमीज आज के कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को सीधा हिट करती है, क्योंकि विनोद कुमार शुक्ल समझते हैं कि आधुनिक गुलामी हमेशा जंजीर पहनकर नहीं आती है, कभी कभी वो आईडी पहनकर सामने आती है। उपन्यास की सबसे बेचैन कर देने वाली बातों में से एक संतू बाबू का अपनी तनख्वाह को लेकर अनुभव है। वो कहते हैं कि उनका वेतन एक कटघरा है जिसे तोड़ना उनके बस में है ही नहीं। ये आइडिया आज शायद पहले से ज़्यादा रिलेटेबल है। हम सैलरी को फ्रीडम मानते हैं, सैलरी से किराया जाता है, ईएमआई जाती है, घर चलता है, पेरेंट्स को पैसे भी देते हैं,
क्रेडिट कार्ड के बिल भरते हैं, वीकेंड की कॉफी आती है, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन चलता है और उसी सैलरी की वजह से मंडे को वो जॉब भी जारी रहती है जिसे हम संडे रात को गाली दे रहे थे। यानी सैलरी हमें व्यवस्था से भीतर निकलने की ताकत भी देती है और उसी व्यवस्था के भीतर बनाए भी रखती है। यही मिडिल क्लास ट्रेजेडी है जिसे आप समझ रहे होंगे। गरीब आदमी के पास छोड़ने के लिए बहुत कम होता है, अमीर आदमी के पास गिरने के लिए बहुत सारे गद्दे होते हैं, लेकिन मिडिल क्लास आदमी के पास उसके पास खोने के लिए ठीक उतना होता है कि वो रिस्क लेने से डरता रहे। संतू बाबू इसी डर के आदमी हैं और इसी वजह से उनका संघर्ष हीरोइक होते हुए भी ऑर्डिनरी है हम लोगों के लिए। दफ्तर में ज़बान ड्रॉर में रख कर काम करना पड़ता है। उपन्यास में एक बात आती है कि दफ्तर में आदमी को अपनी ज़बान मुंह में नहीं, टेबल के ड्रॉर में रखकर काम करना पड़ता है। अगर इस किताब से सिर्फ एक लाइन कॉर्पोरेट ऑफिस की दीवार पर लगानी हो तो शायद यही होगी। किताब क्लास डिफरेंस पर बहुत सारी बातें कहता है। एक तरफ संतू बाबू के घर रोज सब्जी नहीं बनती, दूसरी तरफ अमीर लोगों के घर काजू बादाम सड़ रहे होते हैं। मजदूर दिन रात मेहनत करके भी अपनी स्थिति नहीं बदल पाता है। इसलिए ये उपन्यास सवाल उठाता है कि केवल मेहनत से ही क्या हर व्यक्ति आगे बढ़ सकता है जब व्यवस्था पहले से असमान हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संतू बाबू कोई फिल्मी रेबल नहीं है। वो अचानक सिस्टम तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। उनका संघर्ष अंदर का है। वे अपमान महसूस करते हैं, विरोध करना चाहते हैं, लेकिन नौकरी और जिंदगी की जरूरतें उन्हें रोक लेती हैं। ये चीज़ किताब को बहुत वास्तविक बनाती है। अच्छा, इस किताब को पढ़ने की वजह केवल कहानी मत मानकर चलिएगा। किताब को पढ़ने का एक कारण इसके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल यानी विकुशु। विनोद कुमार शुक्ल को पढ़ते हुए सबसे पहले ये महसूस होता है कि वो बड़ी बात कहने के लिए बड़ी घटनाओं को तलाशते नहीं हैं। उनके लिए एक कमीज, एक खिड़की, एक कुर्सी, वेतन की पर्ची, घर की टपकती छत, चाय का एक कप भी पूरी सामाजिक व्यवस्था को समझने का माध्यम बन सकता है। यही बात उन्हें हिंदी के दूसरी लेखकों से अलग बनाती है। उनकी भाषा पहले नज़र में बहुत साधारण दिखाई देगी, छोटे वाक्य, रोजमर्रा के शब्द और लोगों की जिंदगी। लेकिन जैसे जैसे पाठक यानी हम लोग उनके वाक्यों के भीतर जाते हैं, साधारण दिखने वाली चीज़ों के अर्थ बदलने लगते हैं। एक वस्तु अचानक से प्रतीक बन जाती है और छोटी सी घटना के भीतर पूरी सामाजिक संरचना दिखाई देने लगती है। विनोद कुमार शुक्ल का साहित्य मुख्यतः उन्हीं लोगों के आसपास घूमता है जिनकी जिंदगी आमतौर पर किसी बड़ी कहानी का हिस्सा नहीं बनती है। आज नौकर की कमीज किसी वास्तविक यूनिफॉर्म का नाम भी हो तब भी वो कई रूपों में दिखाई दे सकती है। किसी कर्मचारी के अपने पद से बाहर का काम करना, अधिकारी के सामने अपनी राय दबा लेना, नौकरी जाने के डर से गलत बात पर चुप रहना या अपने आत्मसम्मान और आर्थिक सुरक्षा से किसी एक को चुनने की मजबूरी उसी कमीज के नए रूप हो सकते हैं। मध्य और निम्न मध्य वर्ग का व्यक्ति चाहे कितने भी सुंदर सपने क्यों ना देखे, उसका बड़ा हिस्सा परिस्थितियों से लड़ने, छोटी जरूरतें पूरी करने और व्यवस्था के बीच अपना अस्तित्व बचाने में निकल जाता है। इसीलिए नौकर की कमीज केवल एक बाबू या एक नौकरी की कहानी नहीं है, ये उस पूरे वर्ग की कहानी है जो दफ्तर, घर, वेतन, अफसर, मकान मालिक, महंगाई और सामाजिक असमानता के बीच लगातार दबता जा रहा है, लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं विरोध भी पैदा होता रहता है। इस अर्थ में नौकर की कमीज व्यवस्था के सामने केवल मजबूरी की कहानी नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह शुरू होने की कहानी है। ये था मेरा इस किताब पर रिव्यू। आप इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा और अगर आपने पढ़ लिया तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और देखते रहिए युवा पर बुक इट।